क्लास 11 चैप्टर 9 आधुनिकीकरण की ओर विश्व इतिहास के कुछ विषय भाग 4। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है एक औद्योगिक क्रांति है, मूल निवासियों का विस्थापन है, आधुनिकीकरण के रास्ते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं आधुनिकीकरण की ओर। पिछले पाठ में हमने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण और यूरोप तथा अमेरिका के बीच संपर्क और टकराव के बारे में हमने देखा। हमने इसमें यह देखा कि किस प्रकार यूरोप के निवासी जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज करते हैं और अपने व्यापार के सिलसिले में वहाँ के मूल निवासियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, साथ ही साथ उनका विस्थापन पूरी तरह से उनके अपने ही जमीन से धकेल कर जंगल की तरफ कर देते हैं। और जैसा कि आप समझ गए होंगे, आधुनिक विश्व को बनाने में जिन घटनाओं का योगदान रहा वे इसी समय संपन्न हुई। खास तौर से 15वीं शताब्दी के मध्य से विश्व इतिहास के दो अन्य परिवर्तनों ने एक ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया, और यह वह था औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक क्रांतियों का परिणाम जिसने प्रजा को एक नागरिक में तब्दील कर दिया। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी से लेकर 1781 ईस्वी तक और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी से लेकर 1794 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ। दुनिया को जोड़ना इस समय देखिए 1927 ईस्वी में 25 वर्षीय चार्ल्स लिंडबर्ग की एक इंजन वाले हवाई जहाज में अटलांटिक महासागर को पार करते हुए यानी न्यूयॉर्क से पेरिस की यात्रा कर रहा है। वह ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा है। चैप्टर 9 में आप इसका अध्ययन करेंगे कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। लंबे अरसे से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण ने दूसरे देशों के औद्योगिकीकरण के लिए आदर्श नमूना मीन्स एक मॉडल प्रस्तुत किया। आप चैप्टर 9 में किए गए विचार विमर्श से आपको पता चलेगा कि इतिहासकारों ने औद्योगिकीकरण संबंधी पहले के कुछ विचारों को लेकर प्रश्न उठाए हैं। हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा, फिर भी उसने औद्योगिकीकरण के प्रस्तुत नमूनों का अंधानुकरण नहीं किया। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योगों का विकास औद्योगिकीकरण के पहले चरण में हुआ, जबकि रेलवे का आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। और अन्य देश जैसे रूस में औद्योगिक विकास काफी देर से शुरू हुआ, यानी 19वीं शताब्दी के आखिर में, और ब्रिटेन में 15वीं शताब्दी में ही औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर रेलवे और भारी उद्योग औद्योगिकीकरण के पहले चरण में ही विकसित होने लगे थे। कहाँ पर? तो रूस में। इसी तरह औद्योगिकीकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही। चैप्टर 9 में जिस तरह ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की चर्चा की गई है, इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट की चर्चा की गई है, उद्योगों के विकास की चर्चा की गई है, उससे अन्य औद्योगिक देशों जैसे अमेरिका और जर्मनी जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियां रहे हैं, उसके औद्योगिक प्रगति के बारे में आपको जानने की इच्छा होगी। चैप्टर 9 इस बात पर भी जोर देता है कि ब्रिटेन को औद्योगिकीकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का विनाश की तरफ चले जाना, हैजा और तपेदिक जैसी महामारियों का फैलना। इसी तरह से चैप्टर 11 में आप जापान में कैडमियम और पारे के जहर के फैलने से हुए औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसने लोगों को अंधाधुंध औद्योगिकीकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए
जागृत किया। देखिए, यह एक मूर्ति है, दुनिया को जोड़ना। जे लिपिस की फिगर नामक मूर्ति जो उन्होंने 1920 ईस्वी के दशक में बनाई, इस पर मध्य अमेरिका की मूर्ति कला का असर पड़ा है। समझ सकते हैं, पूरी दुनिया में मूर्ति पूजक लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि ये मूर्ति पूजक लोग हिंदू धर्म को मानने वाले थे, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। 10वां विषय आपको औद्योगिक यूरोपीय उपनिवेशियों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किस तरह से बर्ताव करता है, इसके बारे में बतलाता है। आबादकारों की बुजुर्गा की मानसिकता ने उन्हें जमीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मूल निवासी जो यूरोपीय अमेरिकियों को असभ्य नजर आते थे का पूछना था, अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं हैं, तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है? मूल निवासियों को जमीन, मछली और जानवरों पर मालिकाना हक जताने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्हें इन चीजों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर चीजों को आदान प्रदान की जरूरत थी तो उन्हें आसानी से उपहार में दिया जा सकता था। जाहिर है कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मूल निवासियों ने यूरोपीय अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया। हालांकि 20वीं सदी के मध्य की अमेरिका और कनाडा की सरकारें चाहती थी कि मूल निवासी मुख्यधारा से जुड़े। इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उनकी परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का भी प्रयास किया। किसी को हैरत हो सकती है कि आखिर मुख्यधारा का मतलब क्या है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्यधारा की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करती है। पश्चिमी पूंजीवाद, व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय, जो 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए और अन्य, जैसे कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन, सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण हैं। 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी का चीन उपनिवेशवाद का तीसरी किस्म का उदाहरण है। यहां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामलों में दखल अंदाजी की। उन्होंने देश के संसाधनों से भरपूर फायदा उठाया। इससे चीन की प्रभुसत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा अर्ध उपनिवेश हो गया। राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर ध्यान दिए बिना प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है। यह बराबर अधिकार वाले नागरिकों का समुदाय बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीयता को जातीयता और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं, जहां लोगों को जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, लेकिन समान नागरिकता के आधार पर नहीं। बहुजातीय देश में जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता
चुने हुए समुदायों तक सीमित कर सकते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में बेहतर समझा जाता है। समसामयिक काल में अधिकतर पश्चिमी देश राष्ट्रीयता की जातीयता के बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते हैं। एक प्रमुख अपवाद जर्मनी है, जहां जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा है। यह इतिहास एक तरह से 1806 ईस्वी में जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व भर में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई है। ध्यान दें, मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूं, जरा इस चीज को सीखिए कि नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व भर में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई है, और यही हाल आधुनिक भारत, चीन और जापान में भी रहा है। मेरे बच्चों, मैं जिन चीजों को आप लोगों के अंदर एक स्टेमिना जागरूक करना चाहता हूं, वह चीज आपके बुक में से है। जरा इस चीज को समझिए कि नागरिक राष्ट्रवाद क्या है और उसकी विचारधारा क्या है। पहले तो आपको समझना होगा नागरिक, दूसरा राष्ट्रवाद और तीसरा विचारधारा। तीनों मिलकर के बन गया नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा। विश्व भर का मतलब हो गया दुनिया भर के देश में एक तरफ जातीय की लड़ाई है, एक तरफ धार्मिक कट्टरता की लड़ाई है, लेकिन उन दोनों के केंद्र में कौन है? तो नागरिक है। उन दोनों के केंद्र में कौन है? तो नागरिक है। लड़ाई किसकी है? जातीयता की और धार्मिकता की लड़ाई है। और कब्जा किस पर करने हैं? तो संसाधन पर करने हैं। कैसे बन के? तो राजा बन करके या शासक बन करके। तो फिर एक देश कैसे संप्रभुता अपनी संभाल के और बचा करके रखेगा? तो यहां विखंडित हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? एक नए नागरिकता का उदय होता है। वह जो नए नागरिकता का उदय है, उसके अंदर ना तो जातीयता की भावना रहती है और न ही धार्मिक के आधार पर भेदभाव करने की भावना रहती है। इन दोनों से परे, मतलब जातीयता से और धार्मिक रूप से परे जो सोचता है, जो व्यक्ति सोचता है, जो मानव सोचता है, जो मानव समुदाय सोचता है, वह नागरिक राष्ट्रवाद के दायरे में आता है। उसका डेडिकेशन केवल और केवल एक कंट्री के प्रति रहता है। उसकी निष्ठा केवल एक कंट्री के प्रति ही रहता है। और ये तीनों चीज मिलकर आपस में कंपटीशन करते हैं। और यही हाल भारत में भी चल रहा है, चीन में भी और जापान में भी रहा है। भारत अभी इस समस्याओं से उभरा नहीं है। भारत में एक तरफ जहां शिक्षित वर्ग के लोग, जहां समझदार वर्ग के लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं, वहीं कुछ दूसरी तरफ कट्टरता की भावना में बहकर, चाहे वह कट्टर हिंदू की राष्ट्रवाद की बात करता हो, चाहे वह कट्टर मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करता हो, ये दोनों नए सिरे से खारिज होता है। हमारा संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। हमारा संविधान नागरिक राष्ट्रवाद की इजाज़त देता है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता को इजाज़त देता है। हमारा संविधान संप्रभुता को इजाज़त देता है। हमारा संविधान किसी जाति विशेष और धर्म विशेष के आधार पर भेदभाव नहीं करने की इजाज़त देता है। जैसे औद्योगिकीकरण के भी भिन्न भिन्न तरीके रहे हैं, वैसे ही आधुनिकीकरण के कई मॉडल को भी आपको देखने को मिलेगा। विभिन्न समाजों ने अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की है। इस मामले में जापानी और चीनी उदाहरणों से बहुत कुछ समझ में आता है। जापान उपनिवेशी नियंत्रण से आज़ाद रहने में सफल रहा
और 20वीं सदी के दौरान तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर लिया। क्यों जापान कब्जे में नहीं था क्या? जापान भी उपनिवेशों के कब्जे में था, उपनिवेशवादी देशों के कब्जे में था, गिरफ्त में था। लेकिन उन्होंने उनके नियंत्रण से, उपनिवेशी नियंत्रण से आज़ाद करने के बाद वह तेजी से अपने आर्थिक और औद्योगिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई शर्मनाक हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को केवल युद्ध के बाद के चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए, जैसा कि तुम्हें चैप्टर 11 में दिखाता है या पढ़ाता है। यह उस उन्नति का नतीजा था जो जापान 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में बनाने में कामयाब हुआ था। इसका मतलब यह नहीं था कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही वह विकसित हुआ, उसके पहले भी वह काफी विकसित रूप में चल रहा था। क्या आपको मालूम है कि 1910 ईस्वी तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई थी। ध्यान दें कि सन 1910 ईस्वी तक, ये सोच लीजिए कब की बात कर रहे हैं। उस समय हमारे यहाँ कौन सा विद्यालय होगा, जरा आप कल्पना कर लो और आप इतिहास में सर्च कर लेना। कुछ आप इसकी मेहनत भी करो, करना भी सीखो, तभी आपको समझ में सारी बातें आएंगी। कि सन 1910 ईस्वी तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई थी और सब बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य था। फिर भी जापानी आधुनिकीकरण की अन्य किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें थी। लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच, जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्र निर्माण के बीच, जिसे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं। चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का प्रतिरोध किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए किया। सन 1930 ईस्वी के दशक के शुरुआती सालों में जो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी था, जिसे साम्यवादी पार्टी कहते हैं, जिसकी ताकत किसानों में थी, उसने औपनिवेशिक शक्तियों का और देश के कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने विचार देश के कुछ चुने हुए हिस्सों में आजमाने शुरू किए और उनकी समतावादी विचारधारा, भूमि सुधारों पर जोर और महिलाओं की समस्याओं के प्रति जो जागरूकता उन्होंने 1949 ईस्वी में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकने में किया, मतलब सारी ताकत लगा दी कि मेरे यहाँ बीमारियों का जड़ क्या है, उस जड़ को पकड़ो और उसको ही निकाल डालो। बाकायदा किसी बात में हम थेथरोलॉजी करें, किसी पर आरोप मढ़ें, किसी पर आरोप प्रत्यारोप करें, इसकी बजाय उस बीमारियों का इलाज किया जाए। एक बार सत्ता में आने के बाद वे असमानताएं घटाने, शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रहे। इसके बावजूद देश के एक पार्टी ढांचा और राज्य प्रायोजित दमन ने 1960 ईस्वी के दशक के मध्य के बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष ने बहुत सारे योगदान दिया। लेकिन साम्यवादी पार्टी काफी हद तक देश पर अपना नियंत्रण रख पाई है, क्योंकि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उसने खुद का पुनराविष्कार किया और चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत की। अनेक देशों ने आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा है और अलग अलग तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की है। हर रास्ता अपनी परिस्थिति और विचारों के संदर्भ में दिलचस्प कहानी पेश करता है। यह भाग उस कहानी के कुछ पहलुओं से आपका परिचय करवाएगा। यह कालरेखा आपको यह बताएगी कि पिछले 300 वर्षों में दुनिया के अलग अलग भागों में क्या घटित हो रहा था और किस प्रकार अनेक देशों के लोग हमारे आधुनिक विश्व के निर्माण में, हमारे आधुनिक सोच के निर्माण में क्या योगदान दे रहे थे। आपको यह विश्व में पिछली शताब्दी में हुए अफ्रीका के दास व्यापार और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद शासन की स्थापना, यूरोप में सामाजिक आंदोलन, साथ ही साथ राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण, साम्राज्यवादी शक्तियों के विस्तार, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया,
जनतंत्रीय और उपनिवेश विरोधी आंदोलनों के विषय में बताएगी। यह आपको कुछ उन अन्वेषणों और प्रौद्योगिकी विकास के बारे में भी बतलाएगी जो आधुनिकता से संबंधित विचारों के सहयोगी रहे हैं। जैसा कि सभी काल रेखाओं के साथ हुआ है, ठीक है, काल रेखा कुछ तिथियों पर ही प्रकाश डालती है, जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ और तिथियां भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जब आप इन काल रेखाओं की कड़ियों को देखते हैं तो यह न सोचें कि आपको केवल इन्हीं तिथियों को ही जानना है। इसका भी पता लगाएं कि क्यों विभिन्न कालों की काल रेखाएं विभिन्न तिथियों पर प्रकाश डालती हैं, और इनका चयन आपको यह सब बताता है। देखिए, एक तरफ डेट है और एक तरफ अफ्रीका का कॉलम बना हुआ है, एक तरफ यूरोप का कॉलम बना हुआ है। इसमें आपको स्पष्ट में भी न दिखे, फिर भी आप जूम करके पढ़ लेना। फिर एक तरफ एशिया है और दक्षिणी एशिया का कालखंड दिया हुआ है। अगले पृष्ठ में है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के बारे में दिया गया है। चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में 1780 और 1850 ईस्वी के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे हम पहली औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। इस क्रांति के ब्रिटेन में बहुत बड़े प्रभाव हुए और बाद में यूरोप के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे ही अनेक सारे परिवर्तन हुए जिसके कारण उन देशों तथा और विश्व के समाज में और उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि औद्योगिक क्रांति अगर ब्रिटेन में हुआ तो अन्य देशों में इसका प्रभाव नहीं पड़ा। ये जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे आपके यहाँ जो हवा का एक फैक्टर है स्थानीय पवन, वो स्थानीय पवन ज़्यादा दिन तक बना हुआ नहीं रहता है। आंधी तूफान आई तो वह पवन वहाँ से रिप्लेस होकर दूसरे जगह पर चला जाता है। मीन्स एक ग्लोबली मूवमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी औद्योगिक क्रांति आने के बाद ब्रिटेन में उसका ग्लोबली मूवमेंट हुआ और बाकी बचे देश के साथ इनकी प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई। वहीं दूसरी औद्योगिक क्रांति लगभग 1850 ईस्वी के बाद आई और उसमें रसायन, बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। उस दौरान ब्रिटेन जो पहले विश्व भर में एक औद्योगिक शक्ति के रूप में अग्रणी था, वह पिछड़ गया और जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका उससे आगे निकल गया। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण नई मशीनों और तकनीकियों से गहराई से जुड़ा है। इसका मतलब है कि उद्योग के क्षेत्र में हुए आमूलचूल परिवर्तन को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। मतलब कि जिस उद्योग को चलाने के लिए पहले मानव श्रम शक्ति का प्रयोग किया जाता था, यानी एक उदाहरण ले लो, आप सूती कपड़े को बुनना है, उसमें आप चरखे से बुनेंगे, वह चरखा आदमी के द्वारा चलाया जाएगा। तो बड़े पैमाने पर अगर चरखे पर आदमी काम करने लगे तो कपड़े का उत्पादन एक लंबे समय में तैयार होगा। लेकिन इन आदमियों की जगह पर, इन चकलों के जगह पर और इन आदमियों की जगह पर चकलों को अगर मशीन से हम जोड़ दें, आदमी को हटा दें, तो वह काम जो एक महीने में होता था वह एक दिन में हो जा रहा है। इसी तरह से कल कारखाने में बनने वाली बहुत सारी चीजें जिसको कि मशीन आधारित पर कर दिया गया, और हमारा समाज में जो कुछ भी उत्पादन होने लगा वह मशीन के आधार पर, मशीन के प्रोडक्शन पर निर्भर करने लगा। तो यही प्रक्रियाएं जब बड़े पैमाने पर किसी एक समाज, एक देश को प्रभावित करे तो यह प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके प्रयोग से देखिए, जहाज और रेलगाड़ियों का एक नए परिवहन के रूप में विकास हुआ। उसने माल को ढोने, सवारी को ढोने में एक नया मुकाम हासिल किया।
साथ ही साथ बहुत से आविष्कारक और उष्ण व्यापारियों ने जो परिवर्तन लाने में योगदान दिया, उनमें से बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से न तो धनवान थे और न ही वे बुनियादी विज्ञानों जैसे भौतिकी अथवा रसायन में शिक्षित थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर आप सबों के बीच में है, जैसा कि बार बार कहा जाता है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, कहता है कि इसके प्रयोग से जहाजों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति अधिक तेज हो गई। जिन आविष्कर्ताओं तथा व्यापारियों ने ये परिवर्तन लाने में योगदान दिया था, उनमें से बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से न तो धनवान थे और न ही बुनियादी विज्ञानों जैसे फिजिक्स अथवा रसायन में शिक्षित थे, मतलब केमिस्ट्री में शिक्षित थे। आप सभी इंटर आर्ट्स के छात्र हो, जो हमारे स्टूडेंट्स इंटर साइंस रखते हैं, उनको ये शिक्षा लेनी चाहिए। उनका सोच इन्वेंशन की तरफ होना चाहिए। और जैसा कि उनमें से कुछ वैज्ञानिकों की पृष्ठभूमि पर नजर डालने से पता चलेगा। इसका मतलब है कि औद्योगिक क्रांति के समय जो उद्योगों के क्षेत्र में मशीनों का आविष्कार हो रहा था, वे लोग ना तो फिजिक्स पढ़े हुए थे, ना ही केमिस्ट्री पढ़े हुए थे, और ना ही वे पार्टिकुलर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था कि तुम इस तरह के मशीनों को बनाओ। बट ये उनके डिस्कवरी ब्रेन का नतीजा है, इन्वेंशन ब्रेन का नतीजा है, खोजीकर्ता दिमाग का नतीजा है कि उन्होंने नए नए और बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार कर डाला। जैसे ही ये आविष्कार होते गए तो धीरे धीरे इस प्रयोगशाला की भी आवश्यकता पड़ने लगी, और प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ने के साथ साथ नए नए प्रकार के खोज करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाने लगा। आगे चलकर औद्योगिकरण की वजह से कुछ लोग तो समृद्ध हो गए, पर इसके प्रारंभिक दौर को लाखों लोगों के लिए काम करने की खराब और बदतर रहन सहन की परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। तो शुरुआत में जो संक्रमण काल होता है वह थोड़ा कष्टदायी होता है। पुराने चीज़ों को लोग त्यागना नहीं चाहते हैं और नए चीज़ों को लोग ग्रहण करना बड़ा तेजी से नहीं चाहते हैं। अगर ग्रहण कर भी लिया और पुराने चीज़ों को बहुत हद तक आपने त्याग कर दिया, तो फिर आपके समक्ष स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जो अभी तक आप अनभिज्ञ थे, मशीनों के साथ जुड़े रहने के बाद पैदा होती है। अब उसके बारे में आपको धीरे धीरे असर पता चलेगा। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे जॉर्जिस मिशले और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया था, और अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 ईस्वी और 1820 ईस्वी के बीच हुए थे। इस दौरान ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन था, जिसके बारे में टॉयनबी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे। उनके व्याख्यान के उनकी असामयिक मृत्यु के बाद 1884 ईस्वी में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड ऑफ पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रैगमेंट्स। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान, लोकप्रिय अभिभाषण और टिप्पणियां और अन्य अंश। परवर्ती इतिहासकार टी.एस. एस्टेन, पॉल मंतु और एरिक हॉब्सबॉम मोटे तौर पर टॉयनबी के विचारों से सहमत थे। 1780 के दशक से 1820 ईस्वी के दौरान कपास और लौह उद्योगों जैसे कोयला खनन, सड़कों और नहरों का निर्माण और विदेश व्यापार में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई। एस्टन ने तो इस औद्योगिक क्रांति का उत्सव मनाया।
उत्सव मनाया जब इंग्लैंड छोटी छोटी मशीनों और कलपुर्जों की बाढ़ से मानव भर गया। बहुत आविष्कार कर लिया था। हम आपको ये भी बतला दें कि ये ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों संपन्न हुआ। ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों संपन्न हुआ। मेरे बच्चों, जरा इस पर खुद से आप दिमाग लगाओ और सर्च करो, चिंतन और मनन करो। आखिर ब्रिटेन में ही क्यों संपन्न हुआ। कहता है कि वह पहला आधुनिक औद्योगिकरण अनुभव करने वाला देश था ब्रिटेन। 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से वह मजबूत और संतुलित रहा था और इसके तीनों हिस्से इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का एक छत्र शासन चल रहा था। जरा ध्यान दीजिए कि जो उद्योग के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ वह ब्रिटेन में ही क्यों हुआ। फिर मैं इसका एग्जाम्पल विचारों के रूप में आपको इंडिया से कंपैरिजन करके दूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्का और एक ही बाजार व्यवस्था थी। इस बाजार व्यवस्था में जो लोकल प्राधिकरण था उसका कोई हस्तक्षेप नहीं था, यानी वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाती। सोचिए जरा कि आज हमारे यहाँ क्या होता है कि यहाँ से कोयला निकल रहा है तो टैक्स यहाँ पर देना है, फिर जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ टैक्स लगते जाएगा और अंतिम में जहाँ पहुँचना है वहाँ भी लगेगा, मतलब वहाँ नहीं लगेगा, वहाँ पहुँच गया। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ जहाँ से निकलता है और जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाए। यानी कीमत पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने वन सिस्टम को फॉलो किया। 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग एक एक्सचेंज यानी विनिमय यानी आदान प्रदान के रूप में बहुत व्यापक पैमाने से होने लगा। तब तक बहुत से लोग अपनी कमाई वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे थे। अब वो जो अदला बदली का नियम था कमाने पर, अब वो एक मजदूरी कर रहा है और वह एक वेतन के रूप में लेने लगा है, यानी अब रुपया कौड़ी पैसा के रूप में लेने लगा है। इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए और अधिक विकल्प मिल गए और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हो गया। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा था, जिसे बाद में कृषि क्रांति कहा गया। मतलब एक सिस्टम को फॉलो किया, नंबर 1, और नंबर 2 पॉइंट है कि यहाँ पर एग्रेरियन रिवोल्यूशन हुआ था, मतलब कृषि क्रांति, मतलब आवश्यकता से अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन करना। और यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जो लैंड प्रॉपर्टी थी उसको बना लिया और जिसमें वह खाद्य उत्पादन की वृद्धि कर सके, कृषि कर सके। इससे भूमिहीन किसानों और गांव की सार्वजनिक जमीनों पर अपने पशु चराने वाले चरवाहों और पशुपालकों को कहीं और काम धंधा तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी जब अमीरों ने अपने आसपास के बचे हुए जमीन को भी हथिया लिया तो जो भूमिहीन मजदूर थे और किसान थे उनको शहर की तरफ जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। शहर में जाएंगे तो फिर कहाँ काम करेंगे। आज आप शहर में जाते हो तो कहाँ काम करते हो। सेम कंडीशन उस दौर में भी था कि फैक्ट्री में काम करेंगे, मजदूरी करेंगे। इंग्लिश राइटर से ओलिवर गोल्ड स्मिथ, पीरियड है इनका 1728 से 1774 ईस्वी तक, उसने अपनी कविता उजड़ा गांव, दी डेजर्टेड विलेज में इस स्थिति का चित्रण किया है। वो इंसान जो अपने धन और अहंकार से पनप रहा है, उस जमीन के लिए गरीबों ने अपना सब कुछ हारा है
वो जमीन जहां उसकी झील बनी है, वो जमीन जहां उसकी झील बनी है, वो जमीन जहां उसके बगीचे के आगे चारों ओर फैली हुई है। उस जगह जहां उसके घोड़े बांधते हैं और वहां जहां घोड़े के साजो सामान रखे जाते हैं और वहीं जहां उनके कुत्ते रहा करते हैं। वो रेशमी आलस्य जिसमें उसके अंग ढक सके हैं। न जाने कितने पड़ोसी खेतों की आधी से ज्यादा उपजों को छीना है।